तूफान के विजेता। तूफान के विजेता रांगे राघव की रचना है और ये तूफानों के बीच रिपोर्टाजों का एक संग्रह है रांगे राघव का, उसके एक रचना है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं इसका अर्थ समझना जरूरी है। समाचार संवाददाता जब किसी तथ्यात्मक घटना का यथार्थ चित्रण करता है और वह यथार्थ चित्रण भी भाव अतिरेक की मन स्थिति में घटना को संवेदनशीलता की तराजू में तोलकर जब चित्रण करता है, एक संवेगमयी शैली में मूर्त उसे करता है, तब वो रिपोर्टाज बन जाता है। यानी कि ये खाली रिपोर्ट नहीं होती है। आप जब टीवी में देखते हैं तो अब जो जो घटनाएं होती हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि एक संवाददाता होता है जो घटना स्थल पर ही बताता है। जैसे अब कोरोना के चक्कर में कई जगह पत्थरबाजी हो रही है, तो जो एंकर होता है टीवी का वो अपने संवाददाता से बात कराता है और वो संवाददाता जब बताता है तो वहाँ की स्थिति को देखकर बताता है। अब आप ये देखिए कि अगर वो सीधा सीधा रिपोर्ट यूँ ही दे रहा है जो वहाँ हो रहा है, तब तो वो रिपोर्ट है। लेकिन अगर वो उसे अपनी संवेदना में घोल कर बता रहा है, संवेदना के आधार पर बता रहा है, ऐसे कि दूसरे की भी संवेदना जाग जाए, कुछ रोचक ढंग से बता रहा है, कहानी की तरह, साहित्य की तरह, तो वो रिपोर्टाज बन जाता है। तूफानों के विजेता रांगे राघव की एक ऐसी ही रचना है। अब ये कब की घटना है पहले ये बता देती हूँ। 1942 में, जब तक देश का विभाजन नहीं हुआ था, जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नहीं बने थे, केवल एक ही बंगाल था, उस समय ये पूर्वी बंगाल की घटना है। वहाँ पर अकाल पड़ गया था, बहुत सारी बीमारियाँ भी वहाँ हुई थी, मलेरिया वगैरह हुआ था। और उस समय जब अकाल पड़ता है तो रांगे राघव वहाँ रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। ये एक संवाददाता थे, ये आगरा के रहने वाले थे। इनके साथ ही एक डॉक्टर की टीम भी गई थी, जो डॉक्टर्स की टीम गई थी उसके डॉक्टर कुंटे लीडर थे और उन्हीं के साथ ये कुछ टाइम वहाँ ठहरे थे उनके कमरे में जहाँ पर वो रहते थे। उसकी ये सारी की सारी रिपोर्ट एक संवेदनामयी शैली में देते हैं, जिसमें आपकी भी जो दया है या उनकी पीड़ा को आप समझते हुए आपको भी महसूस होगा कि ये हमारी पीड़ा है। इस शैली में ये उसे बताते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि वो कहते हैं कि भुइयापाड़ा गांव में 300 में से अगर 150 व्यक्ति मर भी गए तो क्या तुम्हें कुछ लगता है कि ज़्यादा मर गए? ऐसा क्यों नहीं लगता कि दुनिया में 2 अरब आदमी हैं, अब उसमें से 150 मर गए तो क्या बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा सुनने वाले को लग जाता है, क्योंकि शब्दों में जब हम सुनते हैं तो हमारी संवेदना कम जागती है, लेकिन जब हम खुद उन्हें तड़पते मरते देखते हैं तो हमारी संवेदना जागती है। तो इसलिए कहने भर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता है। अब ये जिस गांव में रिपोर्ट कर रहे थे, जिस इलाके में रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ की ये स्थिति बताते हैं कि 35-40 रुपये महीना की तनख्वाह उन्हें मिल जाए, इस लोभ से गांव के लोगों ने अपनी धरती बेच दी थी और मिल में मजदूर बन गए थे। जब धरती के मालिक होते हैं तो एक अच्छे से व्यवसाय करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी इसलिए वो अपनी पूंजी को बेचकर, प्रॉपर्टी को बेचकर मजदूर बन गए, जबकि मजदूर का जीवन एक अच्छा जीवन नहीं माना जाता है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि 35-40 रुपये महीना उन्हें मिल जाता था और 19-20 रुपये का एक मन यानी 40 किलो चावल आ जाता था। 10,000 वो बताते हैं कि अगर आपने एक सूखे से हड्डी निकले लड़के को देख लिया, जो मात्र हड्डी जिसके शरीर में रह गई है, तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि वो 10,000 आदमियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आपने एक को देखा तो समझ लिए वो 10,000 आदमी हैं, और अगर 10 को देख लिया तो सीधा उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 लाख आदमी है। इतने लोग, भूखमरी वहाँ पर फैली हुई थी और इतने लोग मर रहे थे जिनमें ताकत नहीं थी, बदन पर छाजन पड़ गई थी। वो लोग गंदे भी हैं, मैले भी हैं, गरीब हैं, नंगे हैं, क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए भोजन है ना पहनने के लिए कपड़े हैं। अब ये आगे चलते जाते हैं तो
उस दिन शाम को जब ये गए तो मजदूर क्वार्टर में, यानी कि जो 35-40 रुपये महीने के लिए मजदूर हो गए थे, उन्हें रहने के लिए छोटे छोटे कमरे मिले हुए थे, उसे मजदूर क्वार्टर बोला जाता है। तो मजदूर क्वार्टर में बैठे ये कुछ सोच ही रहे थे। एक मजदूर ने आकर कहा, दरअसल जो डॉक्टर कुंटे थे वो भी वहीं रहते थे, तो ये वहाँ एक मजदूर क्वार्टर में डॉक्टर कुंटे के साथ ही अकेले चले गए। और वहाँ एक मजदूर ने, यानी दूसरे मजदूर ने आके कहा कि कुछ क्रांतिकारी आए हैं, मैंने सुना पर कुछ समझ नहीं सका कि कौन क्रांतिकारी आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। खैर जो भी था वो उनके साथ, क्रांतिकारी के उस मजदूर के साथ चला गया। चलो देखते हैं कौन से क्रांतिकारी हैं, कैसे हैं। वहाँ कुछ लोग धरती पर बैठे हुए थे, चटाई बिछाए हुए बैठे थे, और सिर्फ कुछ लोग क्रांतिकारी आए ही नहीं थे, बल्कि वहाँ उनकी बाकायदा मीटिंग चल रही थी, उन जो कथित क्रांतिकारी थे। रांगे राघव भी चले गए और वहाँ धरती पर बैठने लगे। तो एक महाशय ने इन्हें बैठने के लिए चटाई पर ही थोड़ी सी जगह दे दी। बातचीत होने लगी। वहाँ पर लैंप जल रहा था जिसका धीमा धीमा प्रकाश हो रहा था। तब जो मंच से बोलने वाले थे क्रांतिकारी, उनमें से एक घुंघराले बालों वाला युवक बोला, हमारी पार्टी भारत की क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है। हम कम्युनिस्टों की तरह धोखा नहीं देते कि कांग्रेस की असलियत खोलने से हट जाए। इस तरह से समझ सकते हैं आप, जैसे आम आदमी पार्टी जब आई थी तो कांग्रेस, बीजेपी, इन सब पार्टियों का विरोध करके आई थी। और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल भी यही कहा करते थे कि हम बीजेपी की तरह नहीं है कि कांग्रेस के घोटालों को छुपा लें, हम सबको आगे सबके सामने खोल खोल के दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि वो भी सत्ता के भूखे थे। इसी तरह से ये घुंघराले बालों वाला युवक कहता है कि हम सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी धोखा देने वाली नहीं है कम्युनिस्टों की तरह, बल्कि कांग्रेस की असलियत को खोल देंगे हम। अब फिर वो आगे ये भी बताता है कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सुशील घोष और निखिल दास जो जेल में है और हम में से ये एक है, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, हम अपना काम समाज में ऐसे ही करते रहेंगे। आगे वो ये भी बताता है कि हमने अच्छा काम किया था, इसलिए हमें एसडीओ ने एक प्रमाण पत्र दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, और उस सर्टिफिकेट को वो सभी लोगों को दिखाता है। रांगे राघव उसको देखते रहते हैं क्योंकि वो उसके झूठ को पहचानते हैं। वहाँ से फिर वो रात हो गई है, वहाँ से निकल जाते हैं, और जब जाते हैं तो पगडंडियों पर चलते हुए जाते हैं, और लगभग कुछ दूर से इन्हें चलते चलते एक गांव दिखाई दिया जिसमें लगभग 300 घर थे, और लगभग 650 आदमियों में से भूख और बीमारी के कारण उस गांव के 200 लोग मर चुके थे। अब जो उनके साथ मजदूर है, जो उन्हें वहाँ पर लेकर गया था जहाँ क्रांतिकारी बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, वही मजदूर इनके साथ अभी भी है। और वो रांगे राघव से कहता है, देखना इस गांव के बारे में क्रांतिकारी ने कहा था कि दशा अच्छी है। यानी कि क्रांतिकारी मीटिंग में बोल रहा था कि हमारे काम करने से दशा अच्छी हो गई है और हमें एसडीओ ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है, लेकिन अब तुम आए हो तो देखना दशा कैसी अच्छी है, क्योंकि 650 आदमियों में से 200 आदमी तो पहले ही मर चुके हैं। और वो ऐसे इसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये एक रिपोर्टर था, संवाददाता था न्यूज़पेपर का। वो चाहता था कि इनकी जो असलियत है वो सरकार तक भी जाए और जनता तक भी जाए, नेताओं से अलग होकर, क्योंकि नेता सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। यह कहते हुए उसकी भौहें खींच गई मजदूर की, और होठों पर एक विद्रूप सी, कुरूप सी, शुष्क मुस्कुराहट सी आ गई, और वह कांप उठा उन 200 मरे हुए आदमियों का जिक्र करते ही। वह मछुआरों का गांव था, और वहाँ का जो प्रधान था वो एक बूढ़ा आदमी था। एक ज़माना था, वो वहाँ जाते हैं और रांगे राघव उस बूढ़े आदमी से बात करने लगते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है, एक ज़माना था जब उनमें आदमी बसते थे, यानी कि घरों की तरफ इशारा करके बताता है कि एक ज़माना था जब इन घरों में आदमी बसते थे, लेकिन आज मछलियों की तरह निस्साय हो गए हैं। ये एक घर में ताला लगा हुआ है, इसमें सभी मर गए हैं, जो बचा है वो कहीं चला गया है, कोई नहीं जानता
कि उस घर को अब कोई खोलेगा भी या नहीं, और जो आदमी चला गया है यहाँ से बचा हुआ जिसे हम कह रहे हैं, वो मर गया होगा या अभी जिंदा होगा। प्रधान फिर आगे कहता है, अब अधिकांश घरों को पालने वाले लोग खत्म हो गए हैं, यानी सिर्फ पुरुष लोग मर गए हैं और सिर्फ वहाँ पर बच्चे और औरतें ही बचे हैं। रांगे राघव के वहाँ जाने के बाद कुछ और भी लोग वहाँ गए, प्रधान के पास बैठ गए, और एक आदमी ने इनकी तरफ नारियल का पानी बढ़ाया जो नारियल पी रहे थे। रांगे राघव ने पानी पिया नारियल का, तो इन्हें थोड़ा सा तेज लगा और इनको खांसी आ गई। इनको खांसी आते ही बाकी सब लोग जोर से हंस पड़े इनका उपहास करके, और फिर इसी हंसी से उनके बीच में दोस्ती हो गई। प्रधान कहता गया और ये सुनते गए। प्रधान आगे बताते हैं कि औरतें और बच्चे ही रह गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। और फिर वो कहते हैं कि बसंत आया तो हैजे ने भी यहाँ लोगों पर हमला किया, पर लोहे की तरह पकड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ मलेरिया ने, यानी कि मलेरिया अब वहाँ फैल रहा था। फिर वो कहता है कि अकाल के समय यहाँ भूखमरे लोग भी बहुत आए थे जब अकाल पड़ा था। कुछ लोग तो उनमें से यहीं बस गए क्योंकि उन्हें मिल में नौकरी मिल गई थी। उसी समय एक बुढ़िया वहाँ आ गई जब प्रधान से वो बात कर रहे थे रांगे राघव, और बुढ़िया आकर कहती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गला भर्रा गया, और गला भर्रा गया यानी कि उस पर बोला नहीं गया, बुढ़िया बोल नहीं पाई। और जब बुढ़िया नहीं बोल पाई तो प्रधान उसे बताता है कि बुखार आने के बाद ऐसा गला सूज जाता है कि फिर पानी तक नहीं अंदर जाता, आवाज़ नहीं निकल पाती। वही हाल बुढ़िया का हुआ है। तभी एक साथी जो वहाँ पर बैठे थे उन्होंने कहा, बताया कि डॉक्टर आए हैं कुछ हिंदुस्तान से, क्यों नहीं जाते वहाँ। यानी कि जब बुढ़िया की स्थिति बताई जा रही है तो मजदूर साथी ने कहा कि हिंदुस्तान से कुछ डॉक्टर आए हैं, तुम वहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों नहीं जाते। अब वो जवाब क्या देते हैं, राम राम, क्या कहते हो, एक वह बाबू है ना घुंघराले से बात है जिसके, वही जिसकी हम अब बात कर रहे थे पीछे, जो सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था, उसी का ये जिक्र करते हैं कि वो घुंघराले वालों वाला बाबू है ना, उसके साथियों ने हमसे कहा है कि ये लोग सरकारी एजेंट हैं, यानी जो डॉक्टर्स की टीम है उसको वो बताते हैं, ये लोग सरकारी एजेंट हैं जो हमें मारने के लिए आए हैं। यानी कि इससे हम जो हमारे प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे उससे यहाँ से निकलेंगे। इसको कोट कर लीजिए, आपकी पेज नंबर 51 पर है ये, कि जो सोशलिस्ट पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं और जो ये कहते हैं कि हम समाज का भला करने के लिए आए हैं, एसडीओ ने हमें सर्टिफिकेट दिया है अच्छा काम करने के लिए, वो जनता में उन चीज़ों को फैला रहे हैं कि डॉक्टर से दवाई मत लीजिए क्योंकि ये तो सरकारी एजेंट है और आपको मारने के लिए आए हैं। अगर आपका प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि इसकी वर्तमान इस संदर्भ में तुलना कीजिए या वर्तमान संदर्भ में इसको बताइए, तो वो स्थिति आज भी है। जब हमारे अस्पताल में कोरोना के पॉजिटिव लोग एडमिट हैं और वो वहाँ से दीवार फांद के जाते हैं या थूकते हैं या डॉक्टरों की बात नहीं मानते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, तो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसी तरह के कुछ लोग आज भी हैं जो अशिक्षित जनता को, भोली भाली जनता को ये गुमराह करते हैं कि आपको दवाई नहीं लेना है, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता या मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिर्फ काफिरों के लिए कोरोना आया है। तो इस तरह के हमारी जो आज स्थिति हो रही है, इसी समय बंगाल में उस समय हो रही थी जब अकाल पड़ रहा था और मलेरिया बुरी तरह से फैल रहा था, महामारी बनकर। इसके बाद मजदूर गरज उठा। जिस मजदूर ने, जो इनके साथ ही मजदूर था, रांगे राघव के साथ मजदूर था, वो गरज उठा और उसने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है दादा? क्या तुम आस्तीन का सांप नहीं पहचान सकते? क्योंकि जो घुंघराले बालों वाला था वो भी उसी इलाके का था, कार्यकर्ता था सोशलिस्ट पार्टी का। ये मजदूर है उसी इलाके का। तो ये कहते हैं कि वो आस्तीन का सांप है सोशलिस्ट पार्टी का, घुंघराले बालों वाला, और मैं आपका साथी हूँ, तुम्हें मुझ पे विश्वास होना चाहिए, आस्तीन के सांप को तुम्हें पहचानना चाहिए। दादा को, यानी कि जो वहाँ पर प्रधान है, उसको थोड़ा भरोसा होता है और वो फिर कहते हैं
हाँ, तो ये कहते हैं पहले जो रांगे राघव के साथी मजदूर थे कि इसी जहर की वजह से लोग दवा खाने नहीं पहुंचते हैं क्या। अब उन्होंने कहा कि माँ को मेरे साथ भेजो, वो सरकारी एजेंट मारने के लिए नहीं आए हैं बल्कि आपको बचाने के लिए आए हैं। तो प्रधान कहता है मगर माँ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मील भर अकेली चल कर जा सके। तुम ऐसा करो भैया कि डॉक्टर को एक दिन यहीं ले आओ, माँ के साथ साथ बाकी लोगों को भी देख लेगा। अब ये बात समझ में आ गई उनकी में, और फिर वहाँ डॉक्टर को वो लेकर आ जाते हैं और उनका इलाज करा देते हैं, यानी कि उनका इलाज हो जाता है और वो दवा ले लेते हैं। ये आगे की बात है। वहाँ पर बात करने के बाद कुछ देर बाद रांगे राघव और मजदूर साथी वहाँ से उठकर चले गए और नदी की धार के पास पहुँचे। वहाँ पर माझी नाव खे रहे थे और स्टीमर चल रहे थे, सीटी दे रहे थे। स्टीमरों का धुआं सारे आकाश में फैल रहा था। वहाँ से फिर वो लौट आए। डॉक्टर कुंटे जो डॉक्टरी जत्थे के लीडर थे, उन्होंने सुना इस बात को और कहा वाह भाई क्रांतिकारी, क्योंकि आगर रांगे राघव ने बताया कि एक क्रांतिकारी हैं घुंघराले वालों वाले जो यहाँ मिल में बाबू हैं, वो लोगों को इस तरह भड़का रहे हैं और वो इलाज नहीं करने दे रहे हैं, उनको दवाई नहीं लेने दे रहे हैं। तो डॉक्टर कुंटे को हंसी आई और उन्होंने बस उपेक्षा से व्यंग से कहा वाह भाई क्रांतिकारी, और उन्हें हंसी आई कि एसडीओ ने अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। दरअसल जो कुंटे थे ये डॉक्टरी जत्थे के लीडर तो थे ही थे, लेकिन ये आगरा के थे और रांगे राघव भी आगरा के थे, और ये बड़े ही मेहनत से इलाज कर रहे थे। पहले जब ये यहाँ से गए तो एक दूसरी मिल में गए, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने इन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी और वहाँ के मज़दूरों का इलाज इन्हें नहीं करने दिया। उसके बाद ये दूसरी मिल में आ गए, दूसरी मिल में जहाँ मज़दूर काम करते थे। दूसरी मिल में मज़दूर जहाँ काम करते थे वहाँ मैनेजर ने तो इन्हें कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन वहाँ के मज़दूरों ने एक कमरा इन्हें रहने के लिए दे दिया और वहीं से ये सारे मज़दूरों का इलाज कर रहे थे। अब रांगे राघव बता रहे हैं कि वहाँ सरकार ने और कुछ मित्र सरकारों ने बहुत सारा अनाज, दवाइयाँ और कपड़े इन लोगों के लिए भेजे थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इन लोगों तक पहुँचने नहीं दिया। जो वहाँ के जैसे सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे या और जो भ्रष्ट लोग थे, जो वहाँ के नेता थे या वहाँ के संपन्न लोग थे, या जैसे मिल का मैनेजर है, मिल के मैनेजर को वहाँ पर दवाई उपलब्ध कराई सरकार ने, कुछ मित्र सरकारों ने, कुछ हिंदुस्तान सरकारों ने, तो उन्होंने उनको ब्लैक में बेच डाला और पैसे बना लिए, लेकिन मजदूरों तक उनका वास्तविक वो नहीं जाने दिया। इसके प्रमाण में वो ये कहते हैं कि मारवाड़ी और रामकृष्ण मिशन ने भी वहाँ मदद की थी। मारवाड़ी राजस्थान के वो लोग हैं जो बंगाल में जाकर अपना व्यापार कर रहे थे, उन व्यापारियों ने इन लोगों को मदद दी, मजदूरों को। और रामकृष्ण मिशन, उन्होंने भी, इनकी एक संस्था रामकृष्ण मिशन बंगाल की, उन्होंने भी इन मजदूरों की मदद की। पर गांव वालों के पास ना तो कपड़ा ही पहुंचा और ना ही चावल पहुंचा, वो सारा का सारा बीच के लोगों ने, दलालों ने, भ्रष्टाचारियों ने, नेताओं ने खा लिया। अभी फिर ये कहते हैं कि हम उन्हें कुल 10 जोड़े धोती ही दे सके थे, यानी कि जितना रामकृष्ण मिशन ने, मारवाड़ियों ने, हिंदुस्तान सरकार ने या बाकी मित्र सरकारों ने, विदेशी सरकारों ने दिया, उसके तुलना में 10 धोती के जोड़े बहुत 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 ही कम थे। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि उन्होंने हमें अधिक से अधिक प्यार से देखा था, यानी कि उन्हें तो वो नफरत से देख रहे थे, लेकिन इन्हें 10 जोड़ी धोती लेकर भी वो प्यार से देख रहे थे, क्योंकि इनके व्यवहार में और इनके मन में वास्तविक मानवता की सेवा करना था। ये वास्तव में सेवा कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। वास्तव में उनकी सहायता कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। और इस सेवा का, वास्तविक सेवा का और मन से सेवा का भाव और सहायता का भाव आप यहाँ देख सकते हैं कि रांगे राघव कहते हैं कि जो डॉक्टर कुंटे थे वो आलू को एक अजीब से पत्ते के साथ पकाते थे और दिन भर के भूखे से लड़के ललचाई आंखों से उन्हें देखा करते थे। तो पत्ते के साथ क्यों पकाते थे? क्योंकि उनके पास चावल भी ज़्यादा नहीं था
और अगर आलू में कुछ पत्ता डाल दिया जाएगा तो पेट भरने के लिए कुछ ज़्यादा उनके पास सामग्री हो जाएगी। मजदूर गप भी मारते थे उन्हें देख देख कर कि साले मैनेजर की यह बात है, आपको कल हम 2 आम ला कर देगा। यानी कि मैनेजर की जिम्मेदारी थी डॉक्टर के खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखना, लेकिन वो नहीं रखता था। तो मजदूर गप मारते थे, मतलब ऐसे ही हंसते थे कि हम कल को आपको 2 आम ला कर देंगे। और फिर उनसे मजाक करते थे, पूछते थे चावल मिलता है क्या आगरा में, क्योंकि सबको पता था कि डॉक्टर आगरा से आए हैं। फिर कहते थे चलो 1-2 गीत गाइए, खुद सुनाते भी और सुनते भी। डॉक्टर उनके साथ इतना मित्रता का व्यवहार करते कि कभी उनसे गीत गाने के लिए कहते और कभी खुद गाते, और इसी तरह से सब हंसी मजाक करते करते टाइम बीत जाता था। एक दिन रात को इस तरह गप्पे मार रहे थे सब और अपना टाइम काट रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक आदमी आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर का माथा ठनका कि इतनी रात में कोई आदमी क्यों दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने दरवाज़ा खोला और बंगाली में, टूटी फूटी बंगाली में पूछा कि क्या बात है, क्योंकि ये आगरा के रहने वाले थे तो बंगाली बहुत अच्छी सी डॉक्टर कुंटे को नहीं आती थी। उसने कहा, उस आदमी ने, आपकी दवा पिलाने से एक कार्यकर्ता जो दवा खाने में ही कार्य करता रहता है, मजदूर है, वो मर रहा है। हाँ, इतना सुनते ही डॉक्टर कुंटे के हाथ कांप गए कि मेरी दवा पिलाने से कोई मजदूर कैसे मर सकता है, क्योंकि उन्होंने दवा अच्छी होने की दी थी, ना कि बुरी होने की। अब उन्हें ये चिंता सताने लगी कि जो सोशलिस्ट पार्टी ये फैला रही थी कि ये मारने के लिए आए हैं, अगर उनकी दवा से एक व्यक्ति भी मर जाता है तो वो उसको पुख्ता सबूत मान लेंगे। खैर, उन्होंने उस मरीज को देखने के लिए वो गए और फिर जब लौट आए तो तब अंधेरा हो चुका था। आकर उन्होंने खाना खाना शुरू किया, लेकिन उनका खाना उनका कोर हाथ का मुंह तक नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अभी तक भी उन्हें उस आदमी की चिंता सताई जा रही थी। उन्होंने आकर बताया कि वो आदमी इसलिए बेहोश था, इसलिए मरने जा रहा था, क्योंकि उसने एक खुराक की जगह 3 खुराक दवा एक साथ ले ली थी, और ये कहने के बावजूद, उसे ये समझाने के बावजूद भी कि पानी खूब पीना है, उसने पानी दवा में मिलाकर ही नहीं पिया, खाली दवा को पी लिया था। थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने कह दिया वहीं बैठे बैठे, अंदर आ जाओ। आदमी भीतर आ गया। डॉक्टर ने धीरज से पूछा, क्या हाल है? अब उसने बताया कि अब वो आदमी बेहोश है और उसका सर फटा जा रहा है। डॉक्टर फिर चिंतामग्न हो गए। अब उनके मन में उसे बदनामी का डर नहीं था डॉक्टर के दिल दिमाग में, बल्कि डॉक्टर के दिल में जो डर था उसकी मौत का था कि एक आदमी मर ना जाए। उन्हें उसको बचाने की चिंता थी। खैर, जो भी है, रात इसी तरह से शंका और अंदेशे में बीत गई कि आदमी मरेगा या बचेगा। पर सुबह मालूम हुआ कि वो लड़का मरा नहीं है। डॉक्टर खुश हो गया कि उसने उस आदमी को बचा लिया है। अब अगले दिन फिर एक आदमी वहाँ आता है, और आता भी क्या, जब सुबह सुबह ये पता चल गया, खुश हो गए कि आदमी, वो लड़का बच गया है, मरा नहीं है, तो वो पीछे चाय पीने के लिए चले गए एक चाय की दुकान पे। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। वहीं बैठे बैठे एक आदमी आया और उसने उस आदमी को ये पहचानते थे डॉक्टर। उसने पहले अपनी बहन की दवाई का एक पर्चा इनकी तरफ पकड़ा के दवाई मांगी। अब ये क्योंकि उन्हें पहचान चुके थे तो इन्होंने कहा कि भाई तुम दूसरे मिल में काम करते हो? हाँ, पहले जो एक आदमी आया उसने दवाई मांगी तो इसने कह दिया कि तुम दूसरे मिल में काम करते हो तो वहीं से दवाई लो, क्योंकि दवाइयों की उपलब्धता कम थी और ये चाहते थे कि दूसरे मिल में भी दवाइयाँ मिलती रहें। पर वो आदमी क्या कहता है कि वहाँ अच्छी दवाई नहीं मिलती, इसलिए हम वहाँ से दवाई नहीं लेंगे। आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देंगे तो ना सही। जहाँ 5 मरे हैं वहाँ 2 और सही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, 2 आदमी और मर जाएंगे। यानी कि 2 आदमी मरना उनके लिए बहुत ऐसे ही आसानी से कह देना था कि जैसे कोई चिड़िया मर गई है, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमियों की इतनी कम कदर वहाँ हो गई थी, और वो इसलिए हो गई थी क्योंकि रोज़ कोई ना कोई वहाँ मरता ही रहता था।
उसी समय एक दूसरा आदमी आया और उसने अपनी बहन की दवाई का पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर से दवाई मांगी। डॉक्टर ने उसको देखा और कहा, तुमने तो कहा था कि आज अपने भाई को भी लेकर आओगे, यानी कि बहन को दिखा कर लेके गया था, वो बहन के लिए दवाई लिखा कर ले गया था, पर साथ के साथ वो ये कह के गया था कि मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा, भाई मेरा बीमार है। तो इन्होंने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने भाई को लेकर आओगे, अरे लाए नहीं तो कम से कम उसकी बीमारी बताकर दवाई ही ले जाते और उसे पिला देते। इस बात को सुनने के बाद वो आदमी हंसा और हंसते हुए उसने जवाब दिया, अरे वह तो कल रात ही मर गया था। और उसने इतनी सहजता से आसानी से कह दिया अपने भाई को मरने के लिए, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चिड़िया कबूतर कोई मर गया हो कि वो तो कल ही मर गया था। यानी कि संवेदनाहीन हो गए थे वो, इस तरह से इतनी मौत वो देख चुके थे अपनों की कि अब उनके अंदर वो कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। तभी क्योंकि वो चाय की दुकान पे बैठे थे तो डॉक्टर ने कंपाउंडर को आवाज़ लगाई उसकी बहन को दवाई देने के लिए। तभी वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उन सभी ने मेडिकल स्क्वाड जिंदाबाद, डॉक्टर कुंटे जिंदाबाद की आवाज़ों से आकाश को गुंजा दिया। और ये कहते हैं रांगे राघव कि ये डॉक्टर कुंटे जिस पहली मील से छोड़कर इस मील में आया था, क्योंकि वहाँ डॉक्टर को रहने के लिए मील वाले ने जगह नहीं दी थी, तो ये उसमें ही रह सकते थे अगर ये मील वाले की बात मान लेते। यानी कि मील वाला खुद भी पैसे खाता, इनको भी खिलाता, अपने घर में मेहमानों की तरह रखता। पर वे कब संभव था? यह तभी संभव था जब सरकार की तरफ से मिलने वाली दवाइयों को ब्लैक में बेचकर या उनके पैसे को वो उसके साथ बांट लेता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और ये कहते हैं कि जब कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जब किसी के काम आता है तभी वो वास्तव में मनुष्य बनता है। अगर कोई मनुष्य दूसरे के काम नहीं आता तो वो वास्तव में मनुष्य नहीं होता। और जो जनता के काम आता है, अपने स्वार्थ से परे लोक कल्याण का प्रतीक हो जाता है, वह तभी लोग उसे पसंद करते हैं। यानी कि क्योंकि इसने लोक कल्याण का काम किया था, अपने स्वार्थ को पीछे ढकेल दिया था और मानवता की सेवा कर रहा था, इसलिए लोग आज इसका जिंदाबाद कर रहे थे। बाकी उन लोगों के जिंदाबाद वो नहीं कर सकते, उन लोगों को वो पसंद नहीं कर सकते, भले ही कभी डर के मारे कर दें जिंदाबाद भी, लेकिन पसंद नहीं करते। पसंद उसी को करते हैं जो जनता के या समाज के काम आता है। नारायणगंज से 4 मील दूर रहते थे और कुनैन नारायणगंज में ही मिल सकती थी, इसलिए वे वहाँ से नारायणगंज की तरफ चल दिए ताकि वो कुनैन ले आएँ। शाम को जब लौटे तो वहाँ अंधेरा हो गया था। उस समय फिर इन्होंने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी नावें बंधी हुई हैं, कुछ नाव चल रही हैं। हवा तेज थी तो इन्होंने नदी में नाव की सवारी का आनंद लेने के लिए एक नाव पकड़ ली और नाव में बैठ गए। नाव चला रहा था माझी का लड़का। नाव चलाने को नाव खेना बोलते हैं। माझी के लड़के ने पाल खोली और इसको नाव को खोला और इनको बिठाकर नाव चलानी शुरू कर दी। डॉक्टर ने माझी से कहा, जो वहाँ पर बैठा था, कि हम भी नाव खेएंगे, यानी हम भी नाव चलाएंगे। माझी ने कह दिया ठीक है आप चलाओ, और इनको नाव चलाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर नाव चलाने लगे। एक तरफ लड़का चला रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर चला रहा था। तभी हवा तेज हो गई, बहुत तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि नाव ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। जब नाव तेज ज़ोर से हिलने लगी तो थोड़ा डर भी लगा, और जो माझी का लड़का था वो दूने वेग से पतवार दबाने लगा, पतवार चलाने लगा। और तेज हो गई तो माझी की पुकार लहरों पर झल्ला उठी। यानी कि माझी जोर से बोला कि पाल गिरा दो। लड़के ने जल्दी से ऊपर चढ़कर पाल गिरा दी, और पाल गिराने के बाद माझी लड़का पाल गिराने लगा ऊपर चढ़ के, और माझी नाव को चलाने लगा। रहकर माझी की आवाज़ गूंज रही थी। माझी हंसकर बोला, डॉक्टर अब ये पतवार लड़के को दे दो, अब आप नहीं चला पाएंगे।
डॉक्टर ने पतवार लड़के को दे दी और लड़का पतवार से नाव को चलाने लगा। ऐसा लग रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज नाव हिल रही थी कि अब नाव डूब जाएगी। अपनी मौत लेखक को, डॉक्टर को, सबको सामने दिखाई देने लगी। तभी एकाएक माझी जोर से चिल्लाया, तूफान, यानी तूफान आ रहा है। डॉक्टर रांगे राघव कहते हैं कि मैं डॉक्टर के साथ बैठा था, लेकिन मुझे और डॉक्टर को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखने लगी थी। हमारे पास ही बैठा एक दूसरा यात्री जो अब तक गाने गा रहा था, हमें डरते देखकर वो कहने लगा, मैं नहीं डरता, जब तक माझी बैठा है तब तक कोई चिंता नहीं है। माझी अंतिम दम तक कभी भी अब उसमें बैठे यात्रियों को छोड़ता नहीं है, उनको बचा लेता है। क्योंकि वो बंगाल का था और बंगाल के माझी कैसे हैं, नाव को खेने वाले किस तरह से यात्रियों का ध्यान रखते हैं, वो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसलिए उसने बताया कि मुझे डर नहीं लगता जब तक नाव में माझी है, क्योंकि माझी बचाकर नाव को ले ही जाएगा, तूफान कैसा भी आ जाए। खैर जो भी था, उन्हें डर लग रहा था और डरते डरते उन्होंने महसूस किया कि माझी अपने काम को अच्छे से कर रहा है। और वो तब कह उठते हैं कि युगांतर से, यानी कि युगों युगों से बंगाल का दलित मानव पतित नहीं हुआ। यानी कि वो दलित है, चाहे अछूत है, चाहे गरीब है, चाहे अशिक्षित है, लेकिन फिर भी वो अपने मूल्यों से नहीं गिरा। मूल्य यानी मानवता की रक्षा के लिए वो हमेशा जो सवर्ण है उनसे भी ऊपर रहा है। अपराजित मानवता हुंकार उठी और चंडीदास कह उठा, सवार ऊपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपरे नाई। सवार मतलब सबसे ऊपर मनुष्य है, यानी कि जितने बाकी प्राणी हैं उन सबसे ऊपर मनुष्य है। और क्यों है मनुष्य सबसे ऊपर? क्योंकि वो मानवता को वहन करता है, और मानवता यानी कि दूसरों की रक्षा करने का वो जिम्मा उठाता है, तो वो सबसे ऊपर है। लेकिन ताहार ऊपरे नाई, यानी कि भगवान के ऊपर नहीं है। और उस समय जो भगवान था, उस समय भगवान कौन था? माझी, जो सबकी रक्षा करता है भगवान की तरह, जो भी उसके यात्री होते हैं। माझी का धर्म है अपने ऊपर निर्भर रहने वालों को अपने से पहले बचाना, यानी कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। माझी किसकी परवाह करता है? जिनको बचाने का, जिनको किनारे पर लाने का उसका जिम्मा है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे ऊपर मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों से ऊपर माझी है, जो सबकी जान बचाने का धर्म का निर्वाह करता है। जब उसका जीवन खतरे में था तो किसी ने नहीं बचाया, यानी कि जब वो बीमार, जब वो गरीब, जब वो एक एक टुकड़े को तरस रहा था, तब कोई उसे बचाने के लिए नहीं गया। पर जब आज उसको बचाने का नंबर आया है कि वो दूसरे लोगों को बचाए, तो अपने जीवन की बाजी, जीवन को दांव पर लगाकर वह दूसरों की रक्षा कर रहा है। तो रांगे राघव कहते हैं कि कौन थे हम उसके? माँ थे, पिता थे, कौन थे हम उसके? हम उसके कोई नहीं थे, लेकिन सब मेरे हैं। माझी भी मेरा है। बंगाल की मानवता ये है, बंगाल की ये मानवता है कि वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है दूसरों की रक्षा करने के लिए। इस संदर्भ में आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी आंदोलन हमारे शुरू हुए हैं, उनका शुरू बंगाल से हुए हैं। और जितने हमारे समाज सुधार आंदोलन हैं, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन है, हमारे उसमें सबसे ज़्यादा जो लीडर हुए, सबसे ज़्यादा जो योगदान हुआ था, वो बंगाल के महापुरुषों का ही रहा है। खैर, तूफान 9 फीट तूफान में नाव 9 फीट तक उछल गई थी और सहसा अचानक माझी खड़ा हो गया। हम सब भी एकदम खड़े हो गए और सबको लगा मौत हमारे सामने खड़ी है। एकदम याद आ गई कि अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि नाव बहुत ऊंचे उछल रही थी। माझी ने जल्दी से लड़के से कहा। लड़के के मुंह से हर्ष का चीत्कार फूट पड़ा। माझी ने क्या कहा कि नदी में, उसने कुछ कहा जिसको ये नहीं समझ पाए थे, लेकिन उसके पीछे ये था कि नाव को बचाने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए तुम्हें नदी में कूदना पड़ेगा। माझी की बात सुनते ही लड़का खुश होकर उस तूफान में, नदी में कूद पड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ नाव को खींचते हुए तैरने लगा। थोड़ी देर बाद ही नाव एक स्टीमर के पीछे चल रही थी और किनारे पर लग गई, और किनारा बिल्कुल शांत था, यानी कि अब तूफान थम चुका था। लेखक कहता है कि उस दिन मैंने देखा बंगाल की नाव में हाथ कितने ही लगे हों,
नाव से मतलब यहाँ सिर्फ वो नाव नहीं है जो नदी पर चल रहा था, बल्कि बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यता, बंगाल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, जो भी बंगाल की दशा है, बंगाल का उद्धार है। तो कहते हैं कि बंगाल की नाव में हाथ कितने लगे हों, पर बंगाल की नाव जब भीषण तूफान में फंसती है तो उसको मानवता की नाव ही, उस मानवता की नाव को, जब नाव तूफान में फंसती है तो वहाँ मानवता की नाव को बंगाल का बालक ही बचा सकता है। यानी कि बंगाल का जो बालक है वो भी उस मानवता को सीखता है कि किस तरह से हम दूसरों को बचाएं, और भले ही हमें अपनी जान की क्यों ना बाजी लगानी पड़े, किस तरह से हम अपने देश को बचाएं, उस देश को बचाने के लिए भले ही हमें अपने प्राणों का उत्सर्ग क्यों ना करना पड़े, ये बंगाल का बच्चा भी सीखा हुआ होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे उस नाव को, देश की नाव को, तरक्की की नाव को, मानवता की नाव को डुबा देते हैं। और वे लोग कौन होते हैं? वे लोग होते हैं साम्राज्यवादी, पूंजीवादी ताकत, निहित, जो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग, अपने निहित आर्थिक, सैनिक, सत्तात्मक स्वार्थों की खातिर भारत के संवेदनाविहीन मुनाफाखोर लोग, चाटुकार, चापलूस लोग, व्यापारी जो स्वार्थी होते हैं वे, जमींदार और ताल्लुकेदार, भ्रष्ट नौकरशाही, और दो मुँहे राजनेता जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। ऐसे लोग हमारे इस देश की तरक्की की, हमारे देश की मानवता की, हमारी संस्कृति की नाव को डुबा देना चाहते हैं। यह आपका जो पाठ है वो पूरा हो गया। जो कुछ प्रश्न हो उन्हें आप पूछ सकते हैं।